डियर स्टूडेंट, उजाला अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट में पूछे जाने वाले ईवीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर। जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में सेलेक्ट किया है, तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा। और यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से होती रहे। और यदि आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखे तो चैनल पर जाकर एक बार उसे जरूर देख लें, ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। उन सभी वीडियो में भी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं उन सबको कवर करवाई हूँ, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है। क्या पूछा जा रहा है, हमारी जो पृथ्वी है उसका कितना प्रतिशत जो भाग है जल से घिरा हुआ है। आपके सामने ऑप्शन देखिए दिया गया है, 60%, 71%, 77%, 80%। एक बात का आप ध्यान रखेंगे, मेरे साथ आंसर करते चलेंगे, कमेंट करके आप आंसर बताते चलिएगा, जिससे आपको पता लगेगा आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है या फिर कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, कितने इनकरेक्ट हो रहे हैं, जिससे और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो जो पृथ्वी पर जल का प्रतिशत है वो है 71%। 71% पाया जाता है, 71% पाया जाता है पृथ्वी पर जल। याद रखेंगे, है ना, ईवीएस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बस क्वेश्चन को समझकर आंसर करने की कोशिश करिएगा, आपका आंसर करेक्ट होने वाला है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या वो बाघ के लिए प्रसिद्ध है, भालू के लिए प्रसिद्ध है, या फिर एक सिंग वाले गैंडा के लिए, हंगुल के लिए? बताएंगे किसके लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, फेमस है। देखिए जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ना, वो फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए। एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे उद्यान वाले क्वेश्चन भी आते हैं ना, अभ्यारण्य उद्यान, ये सब पढ़ के जाइएगा, यहाँ से भी 1-2 नंबर का पूछा जाता है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 3, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है उसको क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं, या फिर समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल? बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। वायुमंडल की सबसे निचली परत पूछी गई है यहाँ पर। देखिए जितने लोग भी आंसर कर पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल करेक्ट है। वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वो है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल याद रखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4, अम्लीय वर्षा का कारण निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता में वृद्धि है? जो अम्लीय वर्षा होती है उसमें किसकी सांद्रता अधिक होती है, बताइए। क्या उसमें SO2 या तथा NO2 की मात्रा अधिक होती है, या फिर CO तथा CO2 की, CO तथा N2, धूल तथा O3? बताइए किसकी सांद्रता सबसे अधिक होती है, किसकी सांद्रता में वृद्धि होती है? इन चारों ऑप्शन से बताइए किसकी सांद्रता बढ़ जाने से अम्लीय वर्षा होता है। अम्लीय वर्षा का कारण बताना है हमें। देखिए जो अम्लीय वर्षा का कारण होता है वो SO2 तथा NO2 की सांद्रता में वृद्धि है। ठीक है, इसकी वृद्धि से ही अम्लीय वर्षा होता है। SO2 और NO2 याद रखेंगे या फिर कहीं ना कहीं जरूर नोट कर लेंगे, ये अम्लीय वर्षा का कारण होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। रेड डाटा बुक में क्या सम्मिलित होते हैं, कैसे जीव जंतु सम्मिलित होते हैं? क्या वो विलुप्त हो रहे जीवों के लिए है, या फिर सुभेद्य जीव, आपत्तिग्रस्त जीव, या इनमें से सभी? बताइए रेड डाटा बुक में क्या सम्मिलित होता है। देखिए जो रेड डाटा बुक होता है उसमें सम्मिलित होता है जो जंतु विलुप्त हो रहे होते हैं, उनके लिए रेड डाटा बुक बनाया गया है। उसमें उनको नोट किया जाता है कि ये जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं, उनकी रक्षा होनी चाहिए, है ना। विलुप्त हो रहे जीव जंतुओं के लिए रेड डाटा बुक बनाया गया है, यही जंतु इसमें सम्मिलित होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6, अत्यधिक चारण का परिणाम है। अत्यधिक चारण का क्या परिणाम है? क्या मृदा प्रदूषण है, मृदा अपरदन है, ताप प्रदूषण, जलवायु प्रदूषण परिवर्तन? अत्यधिक चारण का परिणाम पूछा गया है, तो याद रखिएगा अत्यधिक चारण का परिणाम होता है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन याद रखेंगे, ये अत्यधिक चारण का परिणाम है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन नंबर 7, स्माग धुंध बनता है। जो स्माग बनता है धुंध, ठंडी में आप देखे होंगे जो धुंध बनता है वो किससे बनता है? क्या धुएं तथा कोहरे से, या फिर वाष्प के संघनन से, कोहरा तथा NO2 से, धुएं तथा CO2 से? बताएंगे स्माग किससे बनता है। देखिए जितने लोग भी यहाँ पर आंसर कर पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल करेक्ट है। धुएं तथा कोहरे से बनता है स्माग। धुएं तथा कोहरे से बनता है स्माग, ये याद रखेंगे, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। धुएं तथा कोहरे से स्माग का निर्माण होता है, ये आप याद रख लेंगे या फिर नोट कर लेंगे। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं पूछी जाती EVS में, है ना। ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे, तो गलती मत करिएगा, गलत आंसर मत करिएगा। बस ध्यान से वीडियो को देखते चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्जाम में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्माग जो बनता है वो धुएं तथा कोहरे से बनता है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 8, सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण दोत हैं। जो सागरीय खरपतवार हैं वो किसके महत्वपूर्ण दोत हैं? क्या वो क्लोरीन के हैं, ब्रोमीन के हैं, आयोडीन के हैं, लोहा के हैं? जो सागरीय खरपतवार होते हैं वो किसका दोत हैं? देखिए जितने लोग भी आंसर कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल करेक्ट है, आयोडीन के। जो सागरीय खरपतवार हैं वो महत्वपूर्ण दोत हैं आयोडीन के। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9, मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज पक्षी है? क्या पूछा गया है आपसे? ये जो मोनाल है वो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, लेकिन इसके अतिरिक्त और किस राज्य का ये मोनाल राज्य पक्षी है, ये बताना है हमें। ऑप्शन आपके सामने है, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मेघालय। बताएंगे कि जो मोनाल है वो उत्तराखंड के अलावा और किस राज्य का राज्य पक्षी है। देखिए जी ये मोनाल है ना, हिमाचल प्रदेश का भी राज्य पक्षी है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल। मोनाल का आप नाम याद रखेंगे, है ना, भूलिएगा नहीं। एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसा भी पूछे करने के लिए तैयार रहिएगा, इतना प्रिपेयर कर लीजिए खुद को। ठीक है, मोनाल अगर पूछा जाए किस राज्य का पक्षी है तो उत्तराखंड भी आप ऑप्शन में होगा तो करेक्ट कर दीजिएगा, या फिर हिमाचल प्रदेश आपके ऑप्शन में हो तब भी करेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है। जो ओजोन परत है जो हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करती है, हमारी इतनी धूप हो रही है, ओजोन परत का क्षय हो रहा है, इसकी यही वजह है कि सूर्य की किरणें इतनी तेजी से हमें लग रही है ना। धूप देख रहे कितना तेज हो रहा है, तो ओजोन लेयर जो है उसको भी सेफ रखना है हमें, तो उसका भी ध्यान रखा करिए आप लोग। और यहाँ पर क्या पूछा गया कि जो ओजोन परत की मोटाई है उसको नापने की इकाई पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, और ये ओजोन परत हमारी सूर्य की किरणों से रक्षा करती है, ये भी याद रख लीजिए। देखिए आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, डेसिबल, डॉप्सन, पास्कल, वेबर। बताएंगे ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या होती है। देखिए जितने लोग भी नंबर बी का आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, डाप्सन इकाई। डाप्सन इकाई है ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है, तो इसे इंपॉर्टेंट में नोट कर लीजिएगा। ये सीटेट में ही नहीं, अगर और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी पूछा जा सकता है आपसे। तो याद रखेंगे जो ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई होती है वो होती है डाप्सन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 11, चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव से प्रारंभ किया गया? चिपको आंदोलन का आप नाम सुने होंगे। ये महिलाएं जो थी वो पेड़ों से चिपक कर पेड़ों की रक्षा की थी, अपनी जान की परवाह नहीं की थी कि हम मरेंगे जिएंगे या कुछ भी क्या होगा, उसकी परवाह न करते हुए महिलाएं जो थी वो पेड़ों से चिपक गई पेड़ की रक्षा करने के लिए। लोग पेड़ों को काट रहे थे, उनसे बचाने के लिए वो पेड़ों से चिपकी थी, है ना, वो भी गौरा देवी के नेतृत्व में। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, किस गांव से प्रारंभ हुआ था ये चिपको आंदोलन? देखिए गांव का नाम आपके सामने दिया गया है, रैडी गांव, मानमती, थिरपाग, हट गांव। बताएंगे कि जो चिपको आंदोलन है वो किस गांव से प्रारंभ किया गया था। देखिए आपके क्वेश्चन में एक और चीज निकल कर आ रहा है कि जो चिपको आंदोलन के जनक है अगर पूछा जाए तो गौरा देवी, है ना, गौरा देवी जी का नाम भी आप याद रखेंगे, ये जनक है चिपको आंदोलन के। अब गांव का नाम बताएंगे कहाँ से प्रारंभ हुआ था चिपको आंदोलन। तो देखिए जो चिपको आंदोलन है ना वो गांव का नाम है रैडी गांव, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ हुआ था आंदोलन। ठीक है,
यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो चिपको आंदोलन है उसके जनक गौरा देवी हैं और चिपको आंदोलन रैणी गांव से प्रारंभ हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। जो पर्यावरण शिक्षा है उसका उद्देश्य आखिर क्या होता है, किस उद्देश्य से पढ़ाया जाता है पर्यावरण? क्या वो पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए पढ़ाया जाता है, या फिर पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग के लिए, या फिर पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताएंगे जो पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, मेन उद्देश्य बताएंगे आप क्या होना चाहिए पर्यावरण शिक्षा का। देखिए जो पर्यावरण शिक्षा है उसका मेन उद्देश्य होता है पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण। ऐसा नहीं है कि पर्यावरण का बहुत यूज करेंगे, है ना, पेड़ वेड़ काट देंगे, चौकी बनवा लेंगे, मेज बनवा लेंगे, ऐसा नहीं है ना। अधिकतम उपयोग नहीं करना है, बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं करना है, जितना प्रकृति हमें दे रही है उतने में खुश रहिए। पर्यावरण शिक्षा इसलिए दिया जाता है कि हम पर्यावरण की सुरक्षा कर पाएँ और उन्हें संरक्षित रख पाएँ, उन्हें सेफ रख पाएँ। ठीक है, ये उद्देश्य होता है पर्यावरण शिक्षा का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 13, जब जल वाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित यानी कि संघनित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? जब जल वाष्प वायुमंडल में संघनित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है ना, ये पूछा गया आपसे। और आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, बादल कहते हैं या वर्षा कहते हैं, बर्फ कहते हैं, जलवाष्प कहते हैं। बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए जब जल वाष्प जो होता है ना वायुमंडल में जाता है और संघनित होकर द्रव के रूप में या बूंद बूंद के रूप में द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरता है तो वो वर्षा कहलाता है, उसे वर्षा कहते हैं ना। वर्षा होती है ना, वो जल नीचे जो धरती पर जल है ना वही वाष्प बन करके वायुमंडल में जाती है और वही संघनित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है, जिसे हम वर्षा कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक का वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन सभी समझ में आए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका भी हेल्प हो सके, है ना। देखिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। जो कटीली झाड़ियाँ होती है वो कहाँ पाई जाती हैं? क्या वो गर्म तथा आर्द्र विषुवतीय जलवायु, या फिर गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में, या फिर शीतल ध्रुवीय जलवायु में, इनमें से कोई नहीं? कटीली झाड़ियों की बात की जा रही है, याद रखिएगा कटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो आप लोग याद रखेंगे कि कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में। राजस्थान वगैरह जहाँ पर रेत ही रेत है वहाँ पर देखेंगे तो जो पत्तियाँ होती हैं पेड़ों की उनमें कांटे होती हैं। मान लीजिए ये पत्ती है ना, इसमें कांटे होंगे, ठीक है। ये कांटे क्या करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में जल वाष्प बन के न निकल जाए, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी पानी की कमी है ना, इसके लिए पत्तियाँ कटीली होती हैं उनकी। और कटीली झाड़ियाँ गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में उगती हैं, ये भी आप याद रखेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं? जो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है वो क्या है, बताएंगे? क्या वो बृहस्पति है, शनि है, शुक्र है, मंगल है? बताएंगे क्या है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह? किसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? देखिए याद रखिएगा पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहते हैं, शुक्र को कहते हैं ना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, शुक्र। आगे क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? सबसे ऊंचा पठार की बात की जा रही है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, ढक्कन का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, तिब्बत का पठार। देखिए जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है वो है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार याद रखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है ये। इंपॉर्टेंट में भी इसे नोट करेंगे आप, कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो याद रखिएगा तिब्बत का पठार। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 17, भोपाल गैस आपदा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? जो भोपाल में गैस आपदा हुई थी उसके लिए जिम्मेदार गैस का नाम बताना है यहाँ पर। क्या वो मिथाइल आइसोसाइनेट है, मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, उपयुक्त सभी? देखिए जो भोपाल में आपदा हुई थी उसके लिए जो गैस जिम्मेदार है वो है मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट है भोपाल गैस जो आपदा हुई थी उसके लिए। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस ही जिम्मेदार है जो भोपाल में
त्रासदी हुई थी, आपदा हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसे याद रखेंगे या फिर कहीं ना कहीं जरूर नोट कर लेंगे। ये सीटेट में ही नहीं और भी जगहों पे पूछा जाता है आपसे, है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है। देखिए अगर बच्चे हैं प्रतिदिन डायरी लिख रहे हैं और मौसम को दर्ज कर रहे हैं और उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उससे बच्चों में कौन सा कौशल विकास करेगा, यही पूछा गया है आपसे। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, अनुमान लगाने का कौशल, लेखन कला का कौशल, संप्रेषण कौशल, मापने का कौशल। बताएंगे किस कौशल का विकास होता है जब बच्चा प्रतिदिन अपनी डायरी में मौसम को दर्ज करता है और उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को पूछता है। इस स्थिति में बच्चे में कौन सा कौशल विकसित होगा। देखिए इससे क्या होगा, संप्रेषण कौशल विकसित होगा। संप्रेषण, बातचीत करना, है ना, संप्रेषण, इसी कौशल का विकास होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, संप्रेषण कौशल। आगे क्वेश्चन नंबर 19, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, उपरोक्त सभी। पर्यावरण के अंतर्गत पूछा गया है, इनमें से क्या आएगा बताएंगे। देखिए पर्यावरण वो होता है जिसके अंडर में सब रह रहे हैं, सभी चीज़ें पर्यावरण के अंदर में जो सभी चीज़ें हैं वो पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट होगा, है ना। क्यों, क्योंकि पर्यावरण के अंदर पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति जो है, मकान, सड़कें, पूजा स्थल और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ें जो पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं, है ना। ये यहाँ पर जो सारी सभी चीज़ें विद्यमान है आपके आसपास, वो सभी चीज़ें पर्यावरण के अंतर्गत आएंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है। जो शारदा एक्ट था वो उसका संबंध किससे है। क्या वो बाल विवाह से, दहेज प्रथा से, बाल श्रम से या फिर अनिवार्य शिक्षा से। बताएंगे किससे संबंधित है शारदा एक्ट। देखिए जो शारदा एक्ट है ना उसका संबंध है बाल विवाह से, बाल विवाह से संबंधित है शारदा एक्ट, याद रखेंगे आप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बाल विवाह। आगे क्वेश्चन नंबर 21, बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ प्राप्त होता है। बच्चे का जो सामाजिकरण का पहला पाठ होता है वह कहाँ प्राप्त होता है। क्या वह परिवार से प्राप्त होता है या फिर विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से या फिर धार्मिक केंद्र से। देखिए एक छोटा बच्चा है, उसका सबसे पहला पाठ क्या होता है, सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से वो सीखता है चीज़ों को। तो देखिए बताएंगे आप इसका आंसर परिवार से, है ना। बच्चे हमेशा अपने परिवार से, सबसे पहला पाठशाला होता है बच्चे का परिवार, ठीक है। यहीं से ये सीखना आरंभ कर देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 22, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है। सबसे अच्छा स्रोत क्या है प्रोटीन का। क्या वो दूध है, मांस है, सोयाबीन है, अंडा है। बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर पूछा गया है आपसे प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत। देखिए सबसे अधिक मात्रा में जो प्रोटीन पाई जाती है ना वो पाई जाती है सोयाबीन में। प्रोटीन की अगर ज़रूरत है तो सोयाबीन खाइए आप, है ना। सोयाबीन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सबसे अच्छा स्रोत होता है प्रोटीन का, है ना, याद रखेंगे आप। आगे क्वेश्चन नंबर 23, ऊर्जा का पिरामिड होता है। देखिए ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, क्या वो सीधा होता है, उल्टा होता है, अनियमित होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। ऊर्जा का पिरामिड देखिए हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो सीधा होता है। पिरामिड ऐसे बनता है ना, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। एक पिरामिड आप देखे होंगे ऐसे बनता है, तो ये उल्टा पिरामिड होता है, लेकिन ऊर्जा का जो पिरामिड होता है ये वाला होता है सीधा, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 24, धूम्रपान से होने वाला रोग। धूम्रपान से, देखें धूम्रपान करते हैं लोग तो उससे कौन सा रोग होता है, प्रमुख रोग पूछा गया यहाँ पर। ऑप्शन दिया गया है तपेदी, कैंसर, अल्सर, अनिद्रा। देखिए धूम्रपान करेंगे जो धुआं है वो अपने, जब हम अंदर लेते हैं तो कहाँ जाता है, फेफड़े में ना, तो फेफड़े में ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो जो धूम्रपान करते हैं लोग। तो इससे सावधान रहना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। पर देखिए जो धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है वो है कैंसर। कैंसर होता है धूम्रपान से, याद रखेंगे। ये फेफड़ों को बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित करता है धूम्रपान, फेफड़ों को अपने अंडर में लेता है ना,
क्योंकि जो धुआं होता है वो हम जब सांस लेते हैं तो वो फेफड़ों में जाता है और वही हमें नुकसान करता है। इसलिए धूम्रपान वगैरह करने से हमें बचना चाहिए। कैंसर होने का चांस रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितना खतरनाक बीमारियां हो रही हैं, लेकिन लोग समझ कहाँ रहे हैं ना। आगे क्वेश्चन नंबर 25, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। जो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है वो क्या है? क्या वो रिकेट्स है, रतौंधी है, स्कर्वी है, क्वाशियरकोर है? बताइए। देखिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ये आँख की बीमारी है, आँख कमज़ोर हो जाता है, रतौंधी है ना। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 26, दिन और रात होने का प्रमुख कारण। जो दिन और रात होता है पृथ्वी पर, उसका प्रमुख कारण क्या होता है? क्या वो सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, ये कारण हो सकता है, या फिर चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, या फिर पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, या फिर उपरोक्त सभी? बताएंगे। जो दिन और रात होता है उसका प्रमुख कारण क्या होता है? देखिए, जो दिन और रात होता है ना, उसका प्रमुख कारण होता है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। सूर्य कहीं नहीं घूमता है ना, ये एक जगह स्थित है। लेकिन जो दिन और रात होता है, पृथ्वी अपनी धुरी पर ऐसे घूमती है एक बार, तो दिन और रात होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 27, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए, क्यों? पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में आप अपने बच्चों के जो अनुभव हैं उनको महत्व देंगे, किस लिए देना चाहिए? बताइए। क्या बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है इसलिए, या फिर इससे बच्चों का आदाई कौशल परिमार्जित होता है इसलिए, अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है क्या इसलिए, या फिर विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है? क्या ये रीज़न है? बताएंगे। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए, क्यों? इससे क्या होता है? देखिए, इससे क्या होगा, अगर आप महत्व देंगे उनके अनुभवों को, तो इससे होगा विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। उनके अनुभव को आप जोड़ेंगे विषय से, तो जो उनके सीखने की प्रक्रिया होती है उसको बढ़ावा मिलता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 28, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? जो अमोनिया होता है उसे बदला जाता है किसमें? यूरिया में। तो किसके द्वारा बदला जाता है? बताएंगे। क्या वो यकृत के द्वारा बदला जाता है, वृक्क के द्वारा, फेफड़े बदलते हैं, या फिर हृदय? बताएंगे कि जो हमारे शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो अमोनिया को यूरिया में चेंज करता है? देखिए, जो अमोनिया को यूरिया में चेंज करने का कार्य करता है वो करता है यकृत। यकृत ये अंग है, ये यकृत है जो सबसे बड़ी ग्रंथि भी है ना, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है यकृत, और ये अमोनिया को यूरिया में चेंज करने का कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? स्थिरीकरण कौन करता है नाइट्रोजन का जो वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से हैं? क्या नीली हरी शैवाल करता है, या फिर प्रोटोजोआ कवक के द्वारा, या फिर वायरस के द्वारा? बताइए किसके द्वारा होता है? देखिए, जो वायुमंडल में स्वतंत्र नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण किया जाता है नीली हरी शैवाल से। नीली हरी शैवाल स्थिरीकरण करते हैं नाइट्रोजन का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, नीली हरी शैवाल। आगे क्वेश्चन नंबर 30, इंद्रधनुष में रंगों का क्रम। जो इंद्रधनुष होता है उसमें रंगों का क्रम पूछा गया है यहाँ पर। क्या वो बैगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, नीला, जामुनी, लाल? क्या ये सीरीज है, या फिर बैगनी, लाल, नीला, नील, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी? क्या ये सीरीज हो जाएगा, या फिर बैगनी, नील, जामुनी, पीला, नारंगी, लाल, नीला, हरा? बताएंगे कौन सा सीरीज होता है इंद्रधनुष में? बैगनी, नील, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल? इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर जरूर बताइए कमेंट में, क्या हो जाएगा। कई बार देखिए क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है सीटेट में, है ना। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है सीटेट में कि इंद्रधनुष में जो रंग होते हैं उनका क्रम क्या होता है, या फिर इंद्रधनुष में रंगों का क्रम बताइए। देखिए, मैं बताती हूँ क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो इंद्रधनुष में रंग होता है उसके क्रम होते हैं, पहले बैगनी, फिर नील, फिर जामुनी, फिर नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। लाल सबसे लास्ट में रहेगा, बैगनी से स्टार्टिंग रहती है ना। ये सीरीज आप याद कर लेंगे जो कि इंद्रधनुष में रंगों का क्रम है ये। ठीक है,
और ऐसा नहीं है कि एग्जाम में पूछा नहीं जाने वाला क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किया जाने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसे इंपॉर्टेंट में कहीं ना कहीं जरूर नोट करिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बैगनी, नील, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से होती रहे। और यदि आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखी है, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करवाई हूँ, तो एक बार ज़रूर से उसे चेकआउट करिए। अगर वीडियो नहीं मिल रही है तो मेरे चैनल पर जाइए, मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में सीटेट 2024 के नाम से इसकी प्लेलिस्ट है, उसको पूरा देख लीजिए, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो छूट जाए और वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो, है ना। क्योंकि एक दो नंबर से अगर सीटेट रह जाता है तो बहुत ही बुरा लगता है। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका सीटेट केवल एक दो नंबर से हर बार रह जा रहा है, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लगाइए। सीटेट कहीं नया क्वेश्चन नहीं बनाता, हर बार रिपीट करता है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।